बच्चों चैप्टर 9 के विविध अवलिक अच्छे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान से देखिए। वन में बोला गया है कि निम्न चित्र में एंगल AOC 130 डिग्री है। AOC कितना है? एंगल ऑफ AOC इक्वल टू 130 डिग्री। पूछा गया है कि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान निकालिए। O वृत्त का केंद्र है तो किसका मान निकालना है? x का मान। अब आप ये देखिए इधर ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। यस सर। तो एंगल ऑफ AOC प्लस एंगल ऑफ BOC AOC प्लस एंगल ऑफ BOC बाइलिनियर पेयर। अब देखो AOC कितना है? 130 प्लस एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOC निकाल लो 50 डिग्री। BOC इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का 130 और माइनस 180 में 130 घटा दो 50 डिग्री। ये आ गया 50 डिग्री। कौन सा? ये वाला केंद्र वाला कोण। ठीक, तो परिध वाला पूछा गया है। शीर्ष एंगल ऑफ BOC अगर 50 डिग्री है तो बताइए BDC कितना हो जाएगा? BDC हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना। अगर केंद्र पर BOC बना है तो परिध वाले का दोगुना होगा। दोगुना मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ BDC। एंगल ऑफ इसका दोगुना होगा। अब BOC तुम्हें मालूम है 50 मालूम है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर कितना हो जाएगा? डिवाइड में। तो BDC कितना दिया है? x। तो 50 का हाफ 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आया समझ में? नोटेड डाउन। तुम्हें क्या बोला गया कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है तो AOC का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकाला? एंगल ऑफ AOC। हमें दिया कौन सा? एंगल ऑफ ABC। कौन सा दिया है? ABC। कितना दिया है? 140 डिग्री। एक हम चीज जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसलिए ABCD क्या है? तब चक्रीय चतुर्भुज। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का अंतर कितना होता है? 180। तो बताओ समूह कोण कौन से हैं? इसलिए एंगल ऑफ ABC प्लस एंगल ऑफ ADC। एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ ADC इक्वल टू कितना होगा? 180। रखो वैल्यू ABC की वैल्यू कितनी है? 140 प्लस एंगल ऑफ ADC इक्वल टू 180। ADC इक्वल टू 180। अब निकाल दो। एंगल ऑफ ADC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 माइनस का 140। 180 में 40 हटा दो 40। ADC आ गया। तो ADC 40 आ चुका है तो इसका दोगुना ही हुआ है। और केंद्र वाला दोगुना हो जाएगा। इसलिए एंगल ऑफ AOC। इसलिए एंगल ऑफ AOC बनाते हैं केंद्र पर बना कोण परिध के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये 2 टाइम्स आप क्या हो जाएगा? तब ADC। तो 2 मल्टीप्लाई ADC कितना है? 42 या कितना होता है? 80। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। नोटेड डाउन। देखो जो देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह बोला गया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में 2 समूह कोण इस प्रकार हैं, एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाते कैसे हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों ये कैसा चतुर्भुज है? बताओ। चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष बराबर नहीं है, वृत्त पर स्थित है। जैसे ये R ये। तो एक बात इन्होंने और बोल दी है, मालूम क्या? कि एक कोण दूसरे का 3 गुना हो। इधर देखो अगर एक कोण x मान ले तो दूसरा कोण 3x हो जाएगा। सही बात है। तब उन्होंने कहा बड़ा कोण ज्ञात करो। तो बड़ा कोण कौन सा हुआ? 3x वाला। तो चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण समूह कोणों का योगफल भी तो हो जाएगा 180।
यहाँ लिखेंगे क्योंकि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, समूह कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा, मतलब x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया बताइए 180। 195 का दिया इधर 3x में 1x जोड़ो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4। 4 चक्कू 16, 2 बच गया, 4 पंचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। ये तो छोटा एंगल आया, बट बड़ा एंगल कितना था 185। एक बड़ा एंगल पी एस आर है ना, बड़ा एंगल कौन सा पी एस आर, और पी एस आर कितना है 3x। तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 1 हासिल, 3 चौको 12 और 1 13। हाँ 135 डिग्री 135 डिग्री। क्या समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखो बच्चों, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा की लंबाई, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे और इसकी जीवा नीचे होगी ना, मान लो जीवा नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है। जीवा की लंबाई किसके बराबर है त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या कहाँ से होकर जाती है केंद्र से। मान लो अगर ये वृत्त का केंद्र है तो इसकी त्रिज्याएं हो गई नहीं होंगी? हो गई। अच्छा ये जीवा त्रिज्या के बराबर है तो तीनों आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए ए और बी क्या हो गया एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ए बी किसके किसके बराबर है ए ओ बी समबाहु त्रिभुज। ए बी बराबर ओ ए के और ओ ए बराबर है ओ बी के, तो इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है बच्चों तो जीवा द्वारा निर्मित लघुवृत्त खंड में स्थित कोण क्या करो लघुवृत्त खंड। तो देखो ये लघुवृत्त खंड है नीचे वाला, इसमें अंतरिक्ष कोण, इसमें अंतरिक्ष कोण ये बना, ये आपको निकालना है। मान लीजिए ये बिंदु सी है, ये निकालना है, तो एक रचना कर लो भाई। ये कर ली रचना। अब यहाँ बिंदु मान लिया डी, बिंदु मान लिया डी, ठीक है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60। तो ये 60, ये 60 और ये 60, तुम्हें तो ऐसे ही निकालना है बच्चों। तो यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज है इसलिए एंगल ए ओ बी कितना हो गया 60। तो भी 60 हुआ। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है, इसमें होती है। तो परिध पर कौन सा एंगल बना बताओ डी, केंद्र वाला है ये ओ, तो ये जो ओ होगा ना ए ओ बी, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी हो जाएगा, हो जाएगा प्रमेय से। कहाँ से हुआ प्रमेय से। प्रमेय क्या कहती थी, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। तो आप ये देखिए ए ओ बी कितना है 60, 2 मल्टीप्लाई में इधर कितना आ गया डिवाइड में, उधर क्या बच गया फिर ए डी बी, 2 3 जा 6, एंगल ऑफ ए डी बी कितना आ गया बच्चा ए सी बी सर 30 डिग्री। कितना आ गया, अगर ए डी बी 30 आ गया तो आप देख सकते हैं कि ए बी डी ए या ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों से कहाँ पर वृत्त पर। हाँ ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का योगफल कितना होता है 180। 30 घट गया 150 हो गया, तो इसलिए हो जाएगा एंगल ऑफ ए डी बी प्लस एंगल ऑफ ए सी बी, एंगल ऑफ ए डी बी और सामने वाला कौन सा है ए सी बी, और इक्वल टू कितना हो गया 180, और ए डी बी कितना निकाल चुके हम लोग 30 प्लस एंगल ऑफ ए सी बी और इक्वल टू कितना हो गया 180 प्लस का 30 उधर कितने जाएगा माइनस 150, तो 180 और माइनस का 30 हटा दो 150। बच्चों ये लघुवृत्त खंड में अंतरिक्ष कोण आपका आ गया। क्या समझ में आया क्वेश्चन? किताब की तरफ ध्यान दो।
बुक की तरफ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान दो। बोला गया एक सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजा AB अथवा AC को व्यास मानकर, यानी AB और AC क्या माने गए? व्यास। समझ गए? व्यास मानकर खींचा गया वृत्त भुजा BC के मध्य बिंदु D से होकर जाता है। तो सबसे पहले जो दिया है इसको लिखो। क्या दिया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC ABC जिसमें AB अथवा AC, AB अथवा AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए हैं। जो परस्पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो परस्पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि DBC का मध्य बिंदु है। DBC का मध्य बिंदु, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब आते हैं उत्पत्ति पर। D भुजा BC का मध्य बिंदु कब होगा? जब BD इक्वल टू DC होगा। सही बात है? उत्पत्ति पर आते हैं। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों। एक त्रिभुज ABD, दूसरा त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ADC। क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक मतलब ये चीज हमको दी गई है ना, ये हमको दिया है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त कब हो जाता है? जब कोई व्यास उसके केंद्र से होके जाता है, तो एक वृत्त दो अर्धवृत्तों में बट जाता है। और इस प्रकार अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। पीछे प्रमेय हमने पढ़ी है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण। तो इसलिए एंगल ऑफ AD भी एंगल ऑफ और ADC इक्वल टू एंगल ऑफ ADC क्यों हो गया? इक्वल टू 90 डिग्री क्यों हो गया? अर्धवृत्त में बना कोण। ऊपर ACD होगा। अर्धवृत्त में बने, अर्धवृत्त में बने कोण कैसे होते हैं? समकोण। उसके बाद क्या है? AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू ये क्या है? उभयनिष्ठ। अब देखो इधर, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो बाई राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर्वांग सम। ट्रायंगल ऑफ ABD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ACD ADC। ACD हो सकता है। हाँ, त्रिभुज है ना। अगर ये कांग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए बच्चों, तो बाई CPCT, बाई CPCT क्या हो जाएगा? BD और DC। BD इक्वल टू DC। अगर BD इक्वल टू DC हो गया तो फिर इसलिए क्या हो गया? DBC का मध्य बिंदु। हाँ, इसलिए D भुजा BC का मध्य बिंदु। D भुजा BC का भुजा BC का मध्य बिंदु। और यही हमको प्रूव करना है। समझ आया क्वेश्चन? नोट कर लो।
बच्चों देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के अंतर्गत खींचा गया समांतर चतुर्भुज आयत होता है वृत्त के अंतर्गत। तो अगर ये वृत्त है तो इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर, अंतर्गत मतलब इसके अंदर, तो अंदर एक खींच दिया समांतर चतुर्भुज, अंदर क्या खींच दिया एक समांतर चतुर्भुज। हमें सिद्ध करना है कि आयत हो जाए। तो देखो बच्चों समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा, A और इसको कर दिया B और इसको क्या कर दिया C और इसको क्या कर दिया D। तो हम लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया है वो केंद्र वाला एक वृत्त, या ऐसा कहते हैं कि दिया एक चतुर्भुज ABCD जो वृत्त के अंदर खींचा गया। सही है, एक चतुर्भुज ABCD जो वृत्त के अंतर्गत मतलब अंतर्गत खींचा गया है। सिद्ध क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया ना, ये गया एक समांतर चतुर्भुज, ये लिखना भूलेगा। एक ठीक पहले लोग बात एक है, खींचा गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत। आयत होने के लिए प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ थे ऊपर की ऊपर तुम देखो, चूंकि ABCD एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है, वो तो दिख रहा है ना, चूंकि ABCD एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ, समांतर भी है और चक्रीय भी है। तो समांतर होने के कारण क्या होगा, इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अर्थात B इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और चक्रीय होने के कारण क्या होगा कि इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा, मतलब एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। अब क्या करो, B के प्लेस पर क्या रख दो, D, B प्लस D इक्वल टू 180। D कितना हो गया, 2 एंगल ऑफ D इक्वल टू 180 दुनियम 90। एंगल D कितना आ गया, 90। एंगल D 90 आ गया तो B तो उसके इक्वल है ही, तो B भी कितना आ गया, 90। अब देखो इधर देख लो, A प्लस C एंगल ऑफ A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, क्योंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब A C के इक्वल है तो C के स्थान A के स्थान क्या रख दें, C, एंगल C प्लस C इक्वल टू 180। अच्छा 2 एंगल ऑफ C इक्वल टू 180 और दूने 18 एंगल ऑफ C कितना आ गया, 90। और एंगल ऑफ C 90 आ गया, और कौन सा 90 हो गया, A। तो इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और दोनों ही एंगल कितने हो गए, 90। तो प्रत्येक कोण जब 90 डिग्री हो गया तो इसलिए ABCD क्या बनेगा बताओ, चक्रीय है। ABCD एक क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया देखना, 7 बोला गया सिद्ध कीजिए किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा वाली रेखा से बना बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं। जैसे कि ये देखो ABCD चक्रीय चतुर्भुज। पूछा क्या क्या है कि किसी एक भुजा वाली रेखा से बना बहिष्कोण, देखो जरा मान लो ये AB है, इससे बना बहिष्कोण बाहर है, और ये बहिष्कोण कौन सा है, CBD, कौन सा है वो CBE।
ये वाला। इसने कहा ये अपने अंतः समकोण कोण के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया क्या क्या है, दिया है साथ में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया, जिसमें क्या है, जिसमें एंगल CBE चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बाईस कोण है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना ये है कि जो बहिष्कोण CBE है, एंगल ऑफ CBE, ये बच्चों इक्वल हो जाए अंतः समकोण कोण के, मतलब ADC के, यह हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब हम आते हैं उपपत्ति पर। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, 180 है, मतलब एंगल ऑफ ABC, एंगल ऑफ और प्लस एंगल ऑफ ADC, एंगल ऑफ इक्वल टू 180। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, ये लीनियर पेयर बनाएगा, देखना है। तो एंगल ऑफ ABC सिंस एंगल ऑफ प्लस एंगल ऑफ CBE, एंगल ऑफ इक्वल टू 180। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दिखाई पड़ता है आपको, ABC हाँ, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैंसिल, ABC से ABC कैंसिल, ADC किसके इक्वल हो गया, CBE के। हम कह सकते हैं कि CBE किसके इक्वल हो गया, ADC। इक्वल वाले कैंसिल हो जाएंगे और जो इक्वल नहीं है वो इक्वल हो जाएंगे। सही है, तो ये प्रूव करना है। क्या समझ में आया, नोट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखो किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की एक जीवा, यह है वृत्त की जीवा, यह है वृत्त का केंद्र, और ये वृत्त के केंद्र से जितनी भी दूरी खींची जाएगी परिध तक, वो त्रिज्या कहलाएगी। तो उसने ये बोल दिया है कि ये जो जीवा है त्रिज्या के बराबर है, तीनों चीजें आपस में बराबर है। तो इस जीवा द्वारा उसके दीर्घ वृत्तखंड में अंतरिक्ष कोण निकालना है 30, मतलब ये कोण आपको निकालना है। तो जब तीनों त्रिज्याएं बराबर है तो प्रत्येक कोण 60। और हालांकि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये AB है तो यहाँ पर हमने C मान लिया, तो अगर आप AOB को दिए ही है तो ये अपने आप आ जाएगा 30।
लेकिन मैं वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले देखो बच्चों, जो दिया है उसको लिखते हैं। सिंस ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, तीनों चीजें बराबर है, तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। इसलिए ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। इसलिए एंगल ऑफ ए ओ बी कितना हो गया, 60 डिग्री। पूछा गया है कि दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण इस जीवा द्वारा, तो इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में ये है और दीर्घ वृत्तखंड में ऊपर वाला है। तो आप देखो ध्यान से कि हम जानते हैं कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ एसीबी। समझ रहे हो? अच्छा, ए ओ बी कितना दिया है, 60 दिया है, ए 2 मल्टीप्लाई में इसमें कितना आ जाएगा, उधर कितना है एंगल ऑफ एसीबी, 60 का हाफ कर दो 30, एंगल ऑफ एसीबी कितना आ गया, 30 डिग्री। अब यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो। 9 क्या बोला गया है कि सेट कीजिए 2 बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, 2 बराबर जीवाओं के, एक सर्किल है, इसकी 2 बराबर जीवा है। एक मान लो जीवा ए बी है और दूसरी जीवा कौन सी मान लें, सी डी। और ये दोनों जीवाएं कैसी हैं, बराबर। बता रहा है इनके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लो ई और एफ है, ई और एफ, इनके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये रेखा गई, तो इस जीवाओं से बराबर कोण बनाएगी, सबसे पहले दिया क्या दिया है, साथ में लिख लो आप लोग। दिया है ए बी बराबर सी डी, दिया है ओ के वाला एक वृत्त, जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और क्या बराबर दिया है, और बराबर ये बोला गया है कि एफ एंड ई तथा एफ वाई क्रमशः भुजाओं सी डी वाई भी बन है, क्रमशः भुजाओं सी डी वाई ए बी सीधे क्या करना है, सिर्फ हमें ये करना है कि क्या बोला गया था कि जीवाओं से बराबर कोण बनाएगा। अब सुनो, जीवाओं से बराबर कोण बनाने से अभिप्राय ये है कि एंगल ऑफ सी ओ डी इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ ई, एंगल ऑफ सी, या ऐसे कह दो ओ एफ सी, एंगल ऑफ ओ एफ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ई ए, ठीक है। या उधर से बराबर हो, जब बात करिए तो देखो बच्चों, उत्पत्ति पर आते हैं। जीवा का जी बराबर तो ए बी इक्वल टू सी डी तथा एफ वाई क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है,
ये जाओ सीधी व ए बी के मध्य में सीधी व ए बी के मध्य भी है। तो मध्य में क्या करता है था किसी साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये मध्य में तो सी एफ इक्वल टू या ये मध्य में तो ए इक्वल टू बी। अब जब ये दो बराबर भागों में बट गए तो ये कब बढ़ सकते हैं बताओ? जब ओ एफ लंब हो सी डी पर, लेकिन ऊपर में से तो इसलिए क्या होगा तब? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को ओ एफ लंब हो जाए किस पर? सी डी पर या ओ ई लंब हो जाए ए ई पर, ओ ई लंब हो जाए ए बी पर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दो कंडीशन हो जाए तभी तो ऐसा संभव है तो दिया गया है कि नहीं? तो इसलिए हम जानते हैं कि फिर तो वही बात हो गई कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को वही करता है तो लंब पड़ जाएगा फिर तो, अर्थात एंगल ऑफ ओ एफ सी एंगल ऑफ और एफ से और इक्वल टू एंगल ऑफ ओ डी ए इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू कितने आ जाएगा? 90 डिग्री। तो बोला ये क्या है कि त्रिज्या आर के वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी है। त्रिज्या आर के वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा कौन सी ए बी और दूसरी जीवा कौन सी बताओ? ए सी। दो जीवाएं हैं ए बी और ए सी। ये ए बी है और दूसरी कौन सी है? ए सी। ए से ए भी ए से अच्छा लेकिन ये एक ही तरफ बननी चाहिए। एक ही तो फिर बराबर भी नहीं होंगी ये। अबे तो मैं चेक कर एक वृत्त की दो जीवा है, एक ए बी और एक ए सी। मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है, सही है, यहाँ पर उसका केंद्र है, एक जीवा ए बी हो गई, ठीक, और दूसरी जीवा कौन हो गई? ए सी। आया समझ में? आया ए बी और ए सी, ठीक। ये बराबर है फिर उसने बताया आर त्रिज्या की है, आर त्रिज्या की है, इनकी त्रिज्या कितनी है? आर दोनों की दोनों की। ये केंद्र ओ, ये आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या कितनी है? आर तो समझ में आया? आया आर त्रिज्या की है। बता रहा है कि आर त्रिज्या की है और ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए सी है। ए बी इक्वल टू क्या दिया है? ए भी इक्वल टू 3 टाइम्स ए भी मतलब ए भी ए बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए सी दिया है। सुनो देखो इधर, तो इसमें हम क्या करेंगे? माना ए सी इक्वल टू एक्स, ए सी इक्वल टू एक्स एक्स, तो बताओ ए बी कितना हो जाएगा? ए भी हो जाएगा ए भी अपॉन 3 एक्स कितना हो जाएगा? 3 तो ए सी एक्स मान लिया तो ये 3 एक्स हो गया, हाँ ठीक। अब सुनो, ए भी 3 एक्स हो गया, तो ठीक है। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित जीवा पर खींचा गया लंब, लेकिन सब तो ये केंद्र है, ये जीवा है, खींच दो लंब, खींच दिया लंब। तो ये जीवा ए बी कितनी दी गई थी? देखो इधर, ए बी कितनी है? 3 एक्स दिख रही है? 1.5 एक्स होगा 3 सुनो, और ए सी कितनी है? एक्स। इधर देखो, इस पर भी लंब खींच दो। लंब का नाम भी तो कुछ दे दो बच्चों। इसका नाम दिया ओ डी, क्या नाम दिया? ओ डी और इस लंब का नाम क्या दे दिया? ओ ई ओई, सही है। लंब खींचे गए कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री दिख रहे हैं लंब? दिख रहा है ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये तो लंब खींच दिया, यस और ये दूरी कितनी थी? एक्स। वैसे ये दूरी तुम्हें ज्यादा मालूम पड़ रही होगी, ये तो फिगर वैसे नॉर्मल फिगर है, तो नाप के नहीं बनाया गया, ठीक है, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम अपने मन से मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तुम कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों बोल रहे इच्छा है, देखो जरूर हम बता देंगे। 6 एक्स, इसे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, इधर कितना हो गया? 2 ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवा इक्वल दो पार्टों में बट सके और उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, समझ गए? अब सुनो, कैसे जीवा पर खींचा गया जीवा को, तब से तो ये 6 एक्स है, कितनी कितनी हो गई? 3 एक्स, ये भी कितनी हो गई? 3 एक्स, सही है। ये पूरी 2 एक्स है, तो ये कितनी कितनी हो गई? एक्स अब आई बात समझो, इसलिए ये किया था। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज
ओ डी बी में पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय। चलो या प्रमेय लगी दी। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है देख लीजिए, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कितनी है आर, कर्ण आर का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इधर देख लो बच्चों। देखो लंबों की लंबाइयां भी दे दी है, वो हमने लिखी नहीं, हालांकि बता रहा ए बी और एसी से खींचे गए लंब की लंबाई इतनी है पी और क्यू है। तो पहले ए बी पर जो लंब खींचा गया है उसकी लंबाई कितनी है पी, ये लंब खींचा गया इसकी लंबाई कितनी है पी, और जो ए सी पर लंब खींचा गया उसकी लंबाई कितनी है क्यू। तब बता रहा है, तब सिद्ध कीजिए कि 9q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, हाँ तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आर, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है पी, और प्लस आधार 3x, आधार कितना है 3x, तो इधर बच्चों हो गया आर स्क्वायर जी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लो ट्रायंगल कौन सा बताइए, ट्रायंगल ले लेंगे ओ क्यू सी, क्या ट्रायंगल ओ ई सी में अच्छा ओ इसे कोई भी ले लो, 90 90 दोनों है, लगाओ यही पाइथागोरस। प्रमेय प्रमेय पाइथागोरस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें 90 के सामने आर स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, डाल दिया इक्वेशन सेकंड। इसको कितना डाल दें बच्चों, इक्वेशन सेकंड। अब बात ये है कि जो आपको प्रूव करना है वो 9q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर प्रूव करना है, यानी x स्क्वायर को आपको इसमें नहीं रखना है। तो आप इसको सेकंड में डाल के x स्क्वायर की वैल्यू निकालने ज्यादा बढ़िया रहेगा, सही है। तो देखो r स्क्वायर और माइनस का q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और जो x स्क्वायर की वैल्यू आई वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, उल्टी वैल्यू आप x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखें। सुनो बच्चों, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ पर रखना है एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर की स्थान रख दो, और स्क्वायर माइनस ठीक है, ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर की हाँ। वैल्यू है, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर 9 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, प्लस माइनस 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 का 9q स्क्वायर। जो प्रूव करना है उसकी तरफ देख लो, प्रूव हमको ये करना है बच्चों कि 9q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, 9q स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इधर किसमें आएगा, प्लस में इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये है प्लस का 9r स्क्वायर, ये प्लस r स्क्वायर उधर कितने जाएगा बच्चों, 9q स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये स्क्वायर 9r स्क्वायर में से एक आठ हो गया, 8r स्क्वायर, ये कॉर्नर था। चला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के, प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के, ये दो वृत्त हैं, ये आपस में प्रतिच्छेद करने, किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, मानो A पर और B पर। प्रतिच्छेद करते हुए बिंदुओं पर केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद पर समान कोण अंकित करती है। इधर देखो ये केंद्रों की रेखा मान लो P और Q है, कौन सी है P और Q है। बता रहा है कि प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों के केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंकित करती है। देखो इधर इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंकित कर दे, मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए, सही है, सही है, ठीक है। अब जो दिया उसको लिखो, P व Q केंद्र वाले दो वृत्त, P व Q केंद्र वाले दो वृत्त
इसमें दोनों वृत्त, ये तो सही वाले दोनों इसमें दोनों वृत्त के अनुसार तो ये वापस भी लोग प्रतिच्छेद करते हैं। वस्तुओं के केंद्रों की रेखा दोनों छेद बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है देखिए, सिद्ध हमको ये करना है कि एंगल ऑफ पी ए क्यू, एंगल ऑफ इक्वल हो जाए किसके, एंगल ऑफ पी वी क्यू। अब हम आते हैं डायरेक्टली उत्पत्ति पर। देखो जो दो वृत्त दिख रहे होंगे, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी वी क्यू, पी ए क्यू तथा त्रिभुज पी वी क्यू। तो पी ए क्यू पी वी क्यू में देखो क्या क्या इक्वल है, पहले आप देख ले कि केंद्र से होके जाने वाली त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो पी ए क्यू में पी ए त्रिज्या कौन सी त्रिज्या होगी बताओ, पी ए, और पी वी क्यू में पी ए क्यू, पी पी वी, पी वी, इसी प्रकार उसमें ए क्यू त्रिज्या कौन सी आ गई, ए क्यू, और उधर क्यू वी या वी क्यू, बी क्यू, ई क्यू, ये क्या है त्रिज्याएं। और त्रिज्याएं परस्पर कैसी होती हैं, बराबर वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद आप देख लो उभय जीवा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, हाँ पी क्यू, साइड 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 साइड, बाई साइड साइड साइड, साइड 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 से दोनों ट्रेंगल कौन कौन से, ए पी क्यू, पी की पी ए क्यू, पी ए क्यू, कांग्रुएंट हो गया। पी वी क्यू, अगर ये कांग्रुएंट है तो बाई सी टी, बाई सी सी टी, सी बी सी टी क्या होगा, ये एंगल इक्वल होंगे। ए पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू इक्वल टू क्यू बी पी, पी ए क्यू इक्वल टू क्यू बी पी, पी वी क्यू, पी ए क्यू इक्वल टू पी वी क्यू। ये जो है प्रूव करना था, समझ आ? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना। 12 में बोला गया एक वृत्त कि 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं। दो जीवाएं हैं, एक ए बी और एक सी डी। ये जीवा बच्चों ए बी है और इसके समांतर दूसरी जीवा है कौन सी, सी सी, सी डी सी। बोला क्या क्या है, बोला ये क्या है कि एक वृत्त की दो जीवा हैं जो 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की हैं। 5 सेंटीमीटर वाली जीवा कौन सी बच्चों, ए बी, और 11 सेंटीमीटर वाली जीवा कौन सी है, सी डी। सी डी, सही है। अगर ये वृत्त का केंद्र हो जाए तो यहाँ पर ये बोला गया है, क्या बोला गया देखो कि जो केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है वो तो है, एक इधर है तो एक ऊपर है। बोला गया ये है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी कितनी है, ये यहाँ पर अगर केंद्र मान लें तो इनके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर ये x हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, 6 माइनस एक्स। अब तुम्हारा ये पूछना हो सकता है ये 6 माइनस एक्स कैसे हो गया ऐसा, क्योंकि टोटल जो जोड़ है वो 6 होना चाहिए, तो जोड़ के देख लो तो x प्लस 6 माइनस एक्स, x से x कैंसिल 6 आ गया है कि नहीं। और इसलिए अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो, मान लो यहाँ पर पॉइंट m है और यहाँ पर पॉइंट b है। हम जानते हैं कि एक से जीवा पर खींचा गया जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो ठीक है, अगर ये 11 है तो 11/2 ये हो गई और 11/2 ये होगी।
सही बात है। 5/2 अब अगर ये 5 है तो आधी आधी कितनी होगी 5/2 एंड 5/2। तो 5/2 बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर। अब हम एक बात और जानते हैं कि कैद से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है, इसलिए ये हुआ है। अच्छा अब ओ से क्या करें, सी को मिला दें और इसी ओ से क्या कर दें, ए को मिला दें। तो ये क्या है, त्रिज्या है। तो बच्चों क्या है, त्रिज्या है। अच्छा त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती है किसी एक वृत्त में, तो आप जानते हैं। यस सर। ठीक है, त्रिज्याएं परस्पर होती है बराबर। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस में लगा देंगे त्रिभुज OCM में। OCM में। हाँ, त्रिभुज OCM में पाइथागोरस में देखो OCM में OCM में पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देख लो कितना है, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अगर ये 90 एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। कर्ण क्या है, आर। आर दिख रहा है कि नहीं, वो आर दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर मतलब आर का आधार का स्क्वायर। स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब क्या है एक्स प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है बच्चों, 11/2। 11/2। का होला स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें इसमें चाहिए क्या, तुम्हें इसमें क्या चाहिए, इसमें बोला गया है त्रिज्या आर चाहिए। तो मतलब एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो फिर। एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों आर स्क्वायर ये प्लस का 11/2 का होल स्क्वायर है। तो 11 11 कितना होता है 121 और 2 दूनी कितना हो 4। तो इधर आ जाएगा माइनस का 121/4। उधर आपका कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर। सही है, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। आप त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, OAN। त्रिभुज OAN में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय तो वही होती है क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या बता दो, आर। आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है 6 माइनस x। ON 6 माइनस प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 5/2। तो यहाँ पर तो हो गया आर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो क्या होता है, ए स्क्वायर 6 36 प्लस बी स्क्वायर -12 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे 2 आगे समझो तो छक 12। तो यहाँ हो गया 12x। तो प्लस का 50 तो 2 दूनी। अब देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है ना वो यहाँ पर रख दो आप, लेकिन फिर एक्स कहाँ ले जाओगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है ये आर स्क्वायर है, ये भी तो आर स्क्वायर है, देख रहे हो कायदे में। तो इसको डाल दो इक्वेशन पर, सही रहेगा। ठीक है, कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर, अब ये कितना है 36 और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x प्लस का कितना है प्लस का है 25/4। तुमने चेंजिंग क्या की इसमें, कोई चेंजिंग नहीं की, कोई बात नहीं, इसी को डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 बताओ 1/2 से क्या दिखाई पड़ता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये राइट कैंसिल हुआ तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट में कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11 11 में 121 और 2 दूनी। और इधर लेफ्ट में कितना है 36 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का कितना है 25/4। समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं। अब जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर लो। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू उससे निकाल देते हैं। देखिए ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो ऐसा करो -12x इधर किस में आ जाएगा, +12x में। तो -12x इधर +12x में ले आए, उधर कितना बचा 25/4 प्लस 36 कितना बचा 25/4 और प्लस का 36 बचा। अब ये प्लस का है तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। कौन सा 120/4 121/4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और ये प्लस का 36 है, इधर लिखेंगे। एलसीएम में कितना है बताओ, 4 है, तो नीचे अगर 1 मान ले तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, 4 ले लिया एलसीएम 4। तो ऊपर कितना बच गया 25 और माइनस का 121 और एक का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन जाए 4 टाइम है 4 का 36 में मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 4 6 24 4 2 8 4 3 12 2 144 हो गया, 144 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 12x, ये 4 डिवाइड में इधर किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बाद चौक 48 उधर देख लो। 144 में 25 जोड़ो, फिर 121 घटा दो, 144 में 25 जोड़ दो, 169 कितना हो गया 169 और 125 वो 144 25 जोड़ दिया, 121 घटा दो इसमें से, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 और इधर 16 में से 12 आ गया, कितना बचेगा 4, सही है 48 में बचेगा, 9 में से 1 गया 8 16 12 गया 4 48 51 x की वैल्यू कितनी आ गई 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था बोलो, समीकरण 1 आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक, देखो x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना रख दे 1, तो 1 का स्क्वायर 11 11 में 120 और 2 दूनी, इधर देखो 1 51 एक उधर तो 120/4 रहा है, 4 51 4 और 121 में 4 जोड़ दो 125 बटे स्क्वायर, उधर किसमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ 125/4। तो बच्चों इधर देखो 125 कैसे बनता है, 55 25 पंचे 125 और 2 दूनी 4, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकलता है, तो 5 का जोड़ा बन गया 5 बाहर निकला, 1 5 का नहीं बना तो 1 भीतर रहा, इसमें तो 2 का जोड़ा बन ही रहा है तो 2 बाहर निकल आया, तो आर की वैल्यू आ गई 5√5/2 सेंटीमीटर में थी यूनिट सेंटीमीटर। आया समझ में, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो 2 समांतर जीवाएं हैं, एक 6 सेंटीमीटर की है और एक 8 सेंटीमीटर। हाँ ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितने बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र है, ठीक है। बोला गया है कि एक छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, इधर छोटी जीवा यही तो है कि केंद्र से कितनी दूरी पर हो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यहाँ पर केंद्र मान लो। तो बता रहा है कि बड़ी जीवा तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, दूसरी जीवा यही तो है, ये इस केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये दूरी निकालनी है, मतलब ये दूरी दी गई ऊपर वाली निकाल, मान लो ये x दूरी पर है, कितनी है x मान निकालना। तो बच्चों वही काम करो, ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है। हाँ तो ये त्रिज्या खींच लो इस प्रकार, और त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है बराबर, अगर ये r है तो ये भी क्या हो जाएगी r। इनको कुछ नाम दे दो, पहली जीवा मान लीजिए कि आपकी AB है और दूसरी जीवा CD है, पहली जीवा AB और दूसरी जीवा CD है। इधर यहाँ पर पॉइंट n कह दो, यहाँ पर पॉइंट क्या करें हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर खींचा गया, हम जीवा को अगर 6 है तो कितना कितना हो जाएगा 3 अगर ये 8 है तो कितना 4। अब ले लो पाइथागोरस पे लगा दो, तो OCN में पाइथागोरस पे स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये फिनिश्ड स्क्वायर। पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है r, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 4। समझ पा रहे हो, यहाँ देखो r का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 4 16 इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ले रहे ट्रायंगल OAN में पाइथागोरस लगाएंगे, ऊपर लिख ही चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर इसमें भी बच्चों, कर्ण कितना है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 3 तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। 4 4 जा कितना होता है 16 और 3 3 जा कितना होता है 9। अच्छा बच्चों 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। 25 ना। हाँ ठीक और स्क्वायर रूट कितना उधर जाएगा रूट स्क्वायर में स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। वैसे तो प्लस माइनस होगा लेकिन त्रिज्या कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आई है ये क्या आई है त्रिज्या। लेकिन हमें एक्स निकालना है क्योंकि दूरी निकालनी है। तो आर को मान किसमें रखते हैं गुरुजी ओ ए एम में ओ एम एम में गुरुजी आपने गलत कर दो। ओ ए एम में। अच्छा ओ ए एम में। चलो अब लिख लो आर का मान समीकरण एक में रखेंगे। आर का मान और नीचे ये लिखो समीकरण एक में रखने का। समीकरण एक में रख दो आर का मान। आर का मान कितना निकला है बच्चों 5 तो आर के स्थान 5 रखना है या ऐसा समझ लो आर स्क्वायर के स्थान कितना रखना है 25 सही है। आर के स्थान 5 रखो स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 इधर किसमें आएगा माइनस उधर कितना रह गया एक्स स्क्वायर 25 और 16 हटा दो 9 स्क्वायर कितना जाएगा स्क्वायर रूट। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो आ गई 3 सेंटीमीटर। दूरी कितनी आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन नंबर 14 तब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की किसी भी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। देखो बच्चों मान लो इस भुजा को व्यास माना तो यहाँ पे केंद्र हो गया। इसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर चला जाए वह सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे इसके पैरेलल एडी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे समांतर। ये एडी के समांतर एक लाइन खींच ली। इसका नाम हम क्या दे दें जैसे ये ABCD है तो इसका नाम दे दें OM। ठीक यहाँ पर एन मान लें। ये एन बिंदु पर क्या करता है बताओ स्पर्श कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है निकल। ठीक है अच्छा यहाँ पर एन मान लिया। ठीक है अब देखो अब एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो कि इस एक क्या नाम इस वाली साइड के क्या होगी पैरेलल। तीनों साइड पर यहाँ पर इस साइड के समांतर खींच दी एक लाइन एन। यहाँ पर कुछ नाम PQ। PQ। अब जो सिद्ध करना है उसकी तरफ ध्यान दो। सबसे पहले क्या दिया है सिद्ध कीजिए चतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया तो दिया गया है क्या दिया है ABCD समचतुर्भुज है। ABCD समचतुर्भुज एक भुजा को केंद्र मानकर मध्य बिंदु को केंद्र मानकर समचतुर्भुज है जिसकी भुजा AB जिसकी भुजा AB को व्यास मानकर AB को व्यास एक वृत्त खींचा जिसका नाम मानकर एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त जिसमें समचतुर्भुज के विकर्ण जिसमें समचतुर्भुज के AC और BD समचतुर्भुज के विकर्ण बिंदु n पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु n पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है हमको सिद्ध करना है
बस खींचा करो के छेद बिंदु से सिर्फ हमें ये करना है बच्चों कि जो वृत्त खींचा गया है इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर चला जाए, इसका मतलब ये हो गया कि जो ON की डिस्टेंस है वो OA की डिस्टेंस हो जाए, वही OB की डिस्टेंस हो जाए। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ON, हमें क्या सिद्ध करना है, ON इक्वल टू क्या हो जाए, OA इक्वल टू क्या हो जाए, OB। ठीक है। सभी चीजें बराबर हो जाए तुम समझ जाएंगे कि बस ये अगर n इसके बराबर है, इसके इक्वल है, तो n से होके जा रहा है। सही है कि नहीं? फिर एक प्रतिच्छेद बिंदु है इसका। तो ठीक है, अब हम आते हैं रचना पर। रचना हमने क्या किया बताओ? रचना क्या की? AB पैरेलल टू PQ, AB समांतर PQ तथा AB समांतर PQ तथा OM समांतर AD खींचा। OM समांतर AD खींचा। यह तो रचना की। अब आते हैं उपपद पर। उपपद अब मेन एंडिंग यही है, यहाँ पर ध्यान दो आप। देखो ध्यान से बच्चों कि अगर OM पैरेलल टू AD है तो किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? पहली बात तो इसमें आप जानते हैं कि इसकी सभी संलग्न भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो जो ये BC है किसके इक्वल हो जाएगा? AD के, है कि नहीं? और तो जब BC AD के इक्वल है तो BC के पैरेलल OM होगा, OM भी AD के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर पहले ये लिखेंगे चूंकि BC इज इक्वल टू समचतुर्भुज। एक पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है? समांतर चतुर्भुज होता है समचतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज होने के कारण इसकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं, समूह भुजाएं बराबर। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि जो BC है वो किसके इक्वल होगा बताओ? AD के। BC किसके इक्वल हो जाएगा? और सर DC AB के भी अगर मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दें, दोनों में हाफ से गुणा कर दें तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू पापा BC AD हाफ ऑफ AD। AD। बट आप एक काम और देख सकते हैं कि जो AD है ना, जो BC है वो OM भी तो है कि नहीं है? BC क्या है बताओ? OM। और AD को एजिट रखो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो OM है ना, OM और जो AD है, AD का OM का आप क्या हो सकता है बताओ? OM का आप क्या हो सकता है? ON क्या हो सकता है? ON। इसका हाफ ऑफ AD क्या हो सकता है? AD हाफ ऑफ AD क्या हो सकता है? AP क्या हो सकता है? AP। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इधर देख लो, सर BC AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD बिकॉज़ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? मतलब ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। सो AB इज इक्वल टू CD। सही है? AB इज इक्वल टू CD या AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा? OA। और PQ का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा? PN। कितना मिलेगा? समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं समझ पा रहे? इसको डाल दें इक्वेशन। आप एक बात और बता दो, त्रिज्याएं आपस में कैसी होती है हमेशा? बराबर। तो जितना OA उतना OB उतना ON, क्योंकि ये सभी क्या है एक्चुअल में? त्रिज्याएं। तो हम OA के स्थान पर क्या ON रख सकते हैं बताओ? इसको डालने ON इक्वल टू कितना होगा बताओ? PN। इसको डालेंगे समीकरण 2 और इसको डालेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 3। क्या दिखाई पड़ता है? देखो ON इक्वल टू AP, ON इक्वल टू PN, दोनों बराबर है। तो ON इक्वल टू AP, ON इक्वल टू PN, यानी ON इक्वल टू AP भी है और ON इक्वल टू PN भी है। सही है? और ON इक्वल टू देखना, AP है, ON इक्वल टू PN है, और यही OA इक्वल टू OB भी है और OA इक्वल टू ON भी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी ON इक्वल टू OA भी है। ON इक्वल टू क्या है बताओ? OA।
तो हमें सिद्ध करना था कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाए ओ एन, तो ओ ए इक्वल टू ओ एन हो गया। अब देखो यही ओ एन ओ बी के भी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या है, तो ये ओ बी के भी इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? ये आप लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू त्रिज्या है, क्या है अवृत्त की त्रिज्या कैसी होती है? बराबर। ये तो प्रूफ करना था, देखो ना ओ एन इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ एन इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, सब इक्वल है। क्या समझ में आया? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बीज प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान समझना। बोला ये गया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या है डी। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। जिसमें बोला है ए बी सी से जाने वाला वृत्त सी डी यदि आवश्यक हो तो इसे प्रतिच्छेद करता है। ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त आवश्यक हो तो बता रहा है डी कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है? सी डी को बढ़ा करके बता रहा है कि सी डी को बढ़ाने पर ई पर प्रतिच्छेद करता है। इस सी डी को बढ़ा दो और प्रतिच्छेद करा दो कहाँ पर? ई पर। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए ए ई को, समझ रहे हो? ठीक, तो सिद्ध कीजिए ए इक्वल टू ए डी। तो दिया क्या गया? दिया है, साथ में लिख लेना। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें इसके भी ए बी सी से जिसके बिंदु ए बी व सी से होकर एक वृत्त जाता है, होकर एक वृत्त जाता है। जो कि बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। जो कि बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। जो कि बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए इज इक्वल टू ए डी, ए इज इक्वल टू ए डी। ए किसके इक्वल हो जाए? ए डी के। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम आते हैं मेन हेडिंग ऊपर पर, लेकिन इससे पहले रचना भी देख लो। रचना क्या की है? रचना में ए ई और डी को मिलाया, ए ई और डी को अब आते हैं मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? ऊपर। सबसे पहले ये लिखेंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी
एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। D इक्वल टू D, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D तथा एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल से इसको डाल देंगे समीकरण 1 और इसको डाल देंगे समीकरण। अपने एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। अब देखो, चूंकि AECB एक चक्रीय चतुर्भुज है, चूंकि AECB चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज समकोणों का योगफल कितना होता है? 180। इसलिए कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, एंगल B प्लस एंगल E, एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू 180। कंपैरिजन करेगा। अब B के स्थान में क्या रखते हैं बताओ? D। B के स्थान क्या रखते हैं? एंगल D प्लस एंगल E, एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख दोगे समीकरण 1 समीकरण जिससे रखा है इसको लिख दिया करो। इसको डाल देंगे समीकरण 3, इसको कितना डाल दें? अब देखो इधर ये क्या बता रहा हूँ, ये क्या बता दिख रहा है? ये नंबर कितने डिग्री का होता है? 180, यानी ADC मींस एंगल प्लस एंगल ऑफ ADE, एक ऊपर ADC है एक नीचे ADE इक्वल टू 180। लेकिन इस चतुर्भुज के लिए ADC को DV लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ एंगल DV लिख दिया प्लस एंगल ऑफ AD ये त्रिभुज का है इक्वल टू 180। इसको डालेंगे समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व देखो तो एंगल D से एंगल B कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल। एंगल E किसके इक्वल हो गया? AD, इसलिए एंगल E किसके इक्वल हो गया? एंगल E किसका एंगल है बताओ? त्रिभुज का, यही तो है। इसका पूरा नाम AED, पूरा नाम क्या है? AED इक्वल हो गया किसके? ADE के। AED किसके इक्वल हो गया? ADE के। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE में AD बराबर है एंगल AED के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? AED के सामने, AE के सामने AD कौन सा आ रहा? और ADE के सामने, ADE के सामने कौन सा आ रहा? देखो E के सामने AD आ रहा और D के सामने कौन सा आ रहा? AE कौन सा आ रहा? AD इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? AE, तो यही हमें प्रूव करना था। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैं देता हूँ जब ना तुम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया AC और BD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक AC और एक BD। AC और BD देखो एक AC जीवा है और एक जीवा कौन सी है? BD। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक AC और BD, जो परस्पर समविभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं इसका मतलब इसी गलत बना देंगे, उनको समविभाजित करवाना पड़ेगा। आगे पढ़ा नहीं, बनाने लगे। AC और BD परस्पर क्या कर रही हैं? समविभाजित। मान लो देखो ये AC जीवा हो गई, तो व्यास हो जाएगा। ये BD जीवा हो गई। व्यास जीवा होती नहीं, सबसे बड़ी जीवा तो व्यास कहलाता है।
ठीक, ऐसी वीडियो हो गया ना, बताया समविभाजित करते हैं। तो मान लो किसी वीडियो ओ पर क्या कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं, उनको मिला दो। इसको सबको मिला दीजिए। जल्दी क्या करना है हमको? एसी और बीडी व्यास है, एबीसीडी एक आयत है। एसी और बीडी व्यास है, एबीसीडी एक आयत है, इसे दिखाना। देखो अच्छा भाई, सबसे पहले लिखो जो दिया है। क्या दिया है? एसी और बीडी ऐसी वबीडी व्रत की दो जीवाएं परस्पर समविभाजित होती हैं। व्रत की दो जीवाएं परस्पर विभाजित करती है। ऐसी बीडी जीवा तो जीवा है जो परस्पर समविभाजित करती है। देखो ध्यान, अब क्या है, फिर इसने बोला है कि तो सिद्ध की ऐसी और बीडी व्यास है। सिद्ध क्या करना है पहले में, देखो बच्चों, पहले में जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एसी और बीडी व्यास है। एसी व बीडी और दूसरा में क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी आयत है। एबीसीडी अब आते हैं रचना पर। क्या रचना हुई है? देखो ये तो समझवाई कर ही रहे थे। ए बी ए डी बी सी और सी डी को मिलाया गया ना। किसको किसको मिलाया गया बताओ? ए बी BC AD AD BC ए बी बी सी CD सी डी हुआ, D डी ए को मिलाया। ये हुआ है कि नहीं? Yes. अब आते हैं उपपद पर। इधर जा रहे हैं ध्रुव। अगर उपपद की बात करें तो आप बताइए कि अगर दो जीवाएं परस्पर समविभाजित करती हैं वो तो वो कैसा चतुर्भुज होता है? चक्री समांतर। वो दो जीवाएं अगर समविभाजित करें तो उससे कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर। तो चूंकि AC व BD, चूंकि AC व BD परस्पर बिंदु O पर समविभाजित होती हैं, क्योंकि ऐसी व BD परस्पर बिंदु O पर समविभाजित होने वाली जीवाएं हैं। समविभाजित होने वाली जीवाएं
इसे चतुर्भुज में जीवाएं क्या बन गई, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये चतुर्भुज में जीवाएं क्या बन गई एक्चुअल में, विकर्ण। विकर्ण जिसमें समविभाजित कर देते हैं वो कैसे चतुर्भुज होता है, समांतर। तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर चतुर्भुज समकोण कैसे होते हैं बताओ। बराबर एंगल A इज इक्वल टू एंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल अब क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा होगा क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। इसको यही डाल दो, इसको दो डाल दो। चक्री समांतर चतुर्भुज। हाँ, क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू प्लस C। इसलिए एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 100। अब A के स्थान C रख दो या C के स्थान A रख दो, दोनों बातें एक हैं। एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 100 कहाँ से लिया, चक्री चतुर्भुज समीकरण 1 से लिया। A इक्वल टू C कहाँ से लिया, समीकरण। और देखो बच्चों A और A कितना हो जाएगा, इक्वल टू 100 तो मल्टीप्लाई में डिवाइड नहीं जाके से 90 एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 90। जितना एंगल A आया उसके सामने C भी उतना है, इसलिए एंगल C भी कितना आ गया 90। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब देखो ध्यान से B के सामने B है और B और D का योग कितना होगा 180 चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण, क्योंकि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 150 बिकॉज ABCD का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो इधर B किसके इक्वल है, D के, या D किसके इक्वल है, B के। तो D के स्थान क्या रख दें, B इक्वल टू 100। ये कहाँ से रखा, 2 से। B और B कितना हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ B इक्वल टू 180 दूने M, इसलिए एंगल B कितना आ गया, एंगल B 90 आ गया। तो B के सामने क्या है, D, इसलिए एंगल D भी क्या आ गया 90। तो एंगल B भी है 90। हाँ, तो अगर प्रत्येक को 90 डिग्री है तो ABCD क्या है शायद, तो कहाँ यहाँ लिख दें। यस सर। इसलिए ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। तुम्हें सिद्ध करना था कि व्यास है, ये भी सिद्ध करो। तो देखो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सुनो, अगर ये 90 डिग्री है तो अर्धवृत्त वाली प्रमेय, विलोम वाली प्रमेय याद करो। अगर ये 90 है तो इसके सामने AC क्या हो जाएगा, व्यास है कि नहीं। चूंकि एंगल D 90 डिग्री, इसलिए AC क्या होगा, एक व्यास होगा। ठीक उसी प्रकार देखो बच्चों, इसी प्रकार देखो BD इक्वल टू 90 डिग्री, BD इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू BD तो भुजा है, तो BD क्या हो गया, व्यास। इसलिए BD क्या है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा व्यास होती है, तो BD एक व्यास है। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। नोट करो, समझा समझाते देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ध्यान दो। दो सर्वांशम वृत्त परस्पर बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो दो सर्वांशम वृत्त परस्पर बिंदु ए और बी एक पर बहुत बड़ा बन गया। ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको प्रतिच्छेद करते हैं ये बहुत बड़े बड़े ये ए और ये बी। बी। बताया गया है कि ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा जाता है। ए से होकर कोई रेखाखंड खींचा जा रहा है पी ए क्यू। कौन सा? यहाँ पर मतलब पी ए क्यू है, यहाँ ए है, ये खींच दिया गया पी ए क्यू। ठीक, बोला गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्त पर स्थित है। ठीक, सिद्ध कीजिए पी बी पी इक्वल टू बी क्यू। अगर ये इसके केंद्र हो जाए और इसके केंद्र हो जाए, एक बी केंद्र हो जाए और एक एन सी केंद्र हो जाए। बी पी इक्वल टू कैसे करना है? बी पी इक्वल टू बी क्यू। बी पी इक्वल टू, इसको मिला दो। हमें ये सिद्ध करना है ये वृत्त पर स्थित है पी और ये वृत्त पर स्थित है क्या? क्यू। हमें सिद्ध करना है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल हो जाए? बी क्यू पे। ऐसे फिगर बनेगा, बी पी किसके इक्वल हो जाए? बी क्यू पे। अब जो है जो दिया है उसको लिख लो। दो सर्वांशम वृत्त जो परस्पर इन पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सर्वांशम वृत्त जो बिंदु हो के परस्पर बिंदु ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, क्या करना है? सिर्फ हमको ये करना है कि बी पी इक्वल टू बी पी, बी पी इक्वल टू बी पी। इसका ध्यान रहे ऋतिक। पद में देखिए अभी बी पी इक्वल टू बी क्यू कैसे प्रूव हो सकता है? देखिए ये ए बी क्या है? एक सिंगल जीवा है कि नहीं है? ए बी क्योंकि ए जीवा ए बी क्या है? क्योंकि जीवा ए बी द्वारा वृत्तों पर दो कोण, कौन कौन से? एक कोण ए बी द्वारा बन रहा है ए पी बी, तथा इसी ए पी द्वारा बन रहा है ए क्यू बी। बराबर होते हैं। हाँ, जीवा ए बी द्वारा वृत्तों पर दो कोण ए पी बी तथा कोण ए क्यू बी बन रहे हैं। इसलिए ये आपस में कैसे होंगे? बराबर। अर्थात एंगल ऑफ ए पी बी इक्वल टू एंगल ऑफ ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ऑफ ए क्यू बी। त्रिभुज, अब इसलिए त्रिभुज ले लो। कौन का? पी बी क्यू में एंगल ऑफ ए पी क्यू ए बी बराबर तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। बराबर होती हैं। ए पी बी मतलब पी एंगल के सामने कौन सी भुजा रही बताओ? पी बी ए पी बी। हाँ तो इसमें बी क्यू
पी एंगल के सामने बी क्यू, और ए क्यू बी मतलब क्यू एंगल के सामने पीवी पी बी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी पी और ए बी हो गया बी पी इज इक्वल टू माइनस बी क्यू। तो ये प्रूव